सोचिए, एक रात सब कुछ शांत है, हवा भी बिल्कुल चुप है, एक परिवार गहरी नींद में है। लेकिन उस शांति के पीछे छुपी थी एक ऐसी डर वाली चीख जो किसी ने नहीं सुनी। एक ऐसी रात जिसका सवेरा बना देश के सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे उलझे हुए मर्डर केस की शुरुआत। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। एक ऐसा सच जो 17 साल बाद भी एक बंद दरवाजे के पीछे दबा हुआ है। नोएडा, 16 मई 2008। एक आम सुबह। लेकिन तलवार परिवार के लिए ये सुबह एक डरावना सपना बन गई। एक 14 साल की लड़की अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर लाश मिली। गले पर था एक गहरा कट, खून ही खून था। पर सबसे बड़ा सवाल, ये कत्ल किया किसने? एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन आज भी एक सवाल है जो हवा में लटक रहा है। कातिल कौन था? क्या उस राज का जवाब मिल पाएगा या ये सिर्फ एक और अनसुलझी पहेली बन के रह जाएगा? ये कहानी है डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार, शहर के मशहूर डेंटिस्ट, जो एक सिंपल मिडिल क्लास फ्लैट में रहते थे। अपनी छोटी सी दुनिया में वो पूरी तरह खुश थे। उनकी पूरी जिंदगी घूमती थी एक ही नाम के आसपास, आरुषि, उनकी इकलौती बेटी। दिल्ली पब्लिक स्कूल। आरुषि एक होनहार छात्रा थी, टॉपर थी, अपनी उम्र के सपनों में खोई हुई एक आम लड़की थी। उसके घर में एक नौकर भी था, हेमराज बंजारे, 45 साल का एक नेपाली आदमी जो कई सालों से उनके घर में काम कर रहा था। 14 मई की वो शाम किसी भी और आम शाम की तरह थी। सब कुछ सामान्य। रात 10:10 पर आरुषि अपने नए डिजिटल कैमरे से अपने माता पिता के साथ आखिरी तस्वीरें क्लिक करती है। सब हंसते मुस्कुराते हैं। ये तस्वीरें बाद में एक केस में सबसे अहम सबूतों में से एक बनेगी। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उस परिवार की आखिरी शांत रात थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि और हेमराज की हत्या रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई थी। ठीक इसी समय घर का इंटरनेट राउटर आखिरी बार रात 12:08 पर इस्तेमाल हुआ था। अगली सुबह लगभग 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल दरवाजे की घंटी बजाती है। आमतौर पर हेमराज दरवाजा खोलता था, लेकिन आज कोई जवाब नहीं। फिर कुछ देर बाद नूपुर तलवार उठती हैं और आरुषि के कमरे का दरवाजा खटखटाती। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा खोला, आरुषि का शव उसके बिस्तर पर था। उसका गला रेता गया था। घर में कोहराम मच गया। पुलिस को बुलाया गया। क्राइम सीन पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने मुख्य संदिग्ध हेमराज को माना, क्योंकि वो घर में मौजूद नहीं था। लेकिन 24 घंटे बाद 17 मई को जब छत खोली गई, वहां भी एक लाश मिली, हेमराज की। उसका भी गला रेता हुआ था। जिस बोतल से विस्की निकाली गई थी, उस पर दोनों पीड़ितों का खून मिला। अब सवाल बड़ा था, दोनों की हत्या किसने की और क्यों? पुलिस ने शुरुआती जांच में ही एक भयानक गलती कर दी। उन्होंने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया। दर्जनों लोग घर में आ जा चुके थे। 26 फिंगरप्रिंट में से 24 तो पुलिस ने गलत तरीके से इकट्ठा किए। फॉरेंसिक सबूतों को तो जैसे नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था। इसी बीच मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ पत्रकारों ने बिना किसी सबूत के ऑनर किलिंग की थ्योरी को हवा दी। कहा गया कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में दोनों को मार डाला। ये खबरें ऐसे दिखाई गईं जैसे ये सच्चाई हो, लेकिन आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न से साफ इनकार किया गया था। लेकिन तब तक मीडिया ने अपना फैसला सुना दिया। और फिर 23 मई को पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। केस की उलझन और पुलिस की नाकामियों को देखते हुए ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन सीबीआई की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट था। यहाँ 2 टीमें बनी और दोनों ने अलग अलग कहानियां पेश की। पहली टीम ने माता पिता को क्लीन चिट दे दी। उनका शक सीधे नौकरों पर गया, तलवार के सहायक कृष्णा और 2 नौकर राजकुमार और विजय मंडल पर। उनके नार्को टेस्ट किए गए, लेकिन ये नार्को टेस्ट इतने अविश्वसनीय थे
कि एक ही आदमी ने हत्या के हथियार के बारे में 3 अलग-अलग कहानियां सुना दी। और फिर आई दूसरी टीम। उन्होंने अपनी जांच फिर से माता-पिता पर केंद्रित की। उनके पास कोई सीधा सबूत नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन उनके पास थे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सीबीआई की दूसरी टीम ने कहा कि जिस तरह से क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया, जिस तरह से हेमराज की लाश को छिपाया गया, ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने खुद भी माना कि उनके पास महत्वपूर्ण कमियां हैं, जैसे राजेश और नुपुर के कपड़ों पर हेमराज का खून नहीं मिला, हत्या के हथियार नहीं मिले, गोल्फ स्टिक पर खून के निशान नहीं थे। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद अदालत ने माता-पिता पर ही मुकदमा चलाने का फैसला किया। साल 2013 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। निचली अदालत का फैसला सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों पर आधारित था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ बाकी था। 2017 में तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। संदेह का लाभ आरोपियों को मिलता है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हत्या की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। परिस्थितियों की कड़ी पूरी तरह से अधूरी और टूटी हुई थी। तलवार दंपति को बरी कर दिया गया, लेकिन असली सवाल आज भी वही है। अगर राजेश और नुपुर ने हत्या नहीं की तो किसने की? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्राइम सीन को इतनी बुरी तरह से क्यों संभाला गया? हत्या के हथियार गोल्फ क्लब या खुखरी क्यों नहीं मिले? हेमराज का मोबाइल फोन पंजाब में कैसे मिला? सीबीआई की पहली और दूसरी टीम के निष्कर्ष इतने अलग क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल, असली कातिल कौन था? आरुषि हेमराज हत्याकांड भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली के रूप में दर्ज है। ये केस हमें सिखाता है कि न्याय की राह में जांच की खामियां, मीडिया का दबाव और एक अधूरे सबूतों की कड़ी कितनी बड़ी बाधा बन सकती है। ये मामला एक मासूम लड़की की कहानी है, एक नौकर की कहानी है और एक ऐसे न्याय की कहानी है जो शायद कभी पूरा नहीं हुआ। इस केस का सच शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह जाएगा, लेकिन इसकी कहानी हमें सिखाती है कि कानून सबूतों पर चलता है, अफवाहों पर नहीं। और जब तक संदेही का एक कण भी बाकी हो, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं हूं देविंदर और आप देख रहे थे गिज़म स्टोरी। अगली बार तक अलविदा।